हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 4th लेसन, जिसका नाम है कानूनों की समझ। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि कानून देश के लिए होना क्या जरूरी है और ये कानून कैसे बनते हैं और इनको कौन बनाता है। क्या इन कानूनों के बनाने में देश के नागरिकों का भी कोई योगदान होता है। इस लेसन को पढ़कर हम इन सब बातों का पता लगाएंगे। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा था कि जो भारत की सरकार है वह 3 स्तर की होती है। पहला है स्थानीय स्तर की सरकार, दूसरा है राज्य स्तर की सरकार और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। राष्ट्रीय स्तर की सरकार सबसे उच्च स्तर की सरकार होती है, जो पूरे देश की सरकार होती है। पूरे देश की समस्याओं का समाधान करना राष्ट्रीय स्तर की सरकार का काम होता है। इसको केंद्र सरकार भी कहते हैं, जो संसद में बैठती है, जिसके बारे में हमने 3rd लेसन में पढ़ा था। संसद हमें क्यों चाहिए, इसमें हमने ये सब बातें पढ़ी थी। इस लेसन का लिंक भी मैं वीडियो में दूंगी, आप उस लेसन को भी जरूर समझें, वीडियो को देखें। और इससे पहले जो 1st 2nd लेसन है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की समझ, उन लेसन्स की वीडियो भी मैं दूंगी, उनका लिंक भी दूंगी। तो आप सभी लेसन्स को पढ़िए, वीडियो देखें और समझें, तभी आपको ये लेसन भी समझ आएगा। कानूनों की समझ लेसन में हम बात कर रहे हैं कि कानून होने क्यों जरूरी है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं तो वो खेल खेलने से पहले कुछ नियम बना लेते हैं, और अगर कोई उन नियमों को तोड़ता है तो उसे फाउल या आउट माना जाता है या गलत माना जाता है। उसकी खेल खेलने की बारी खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसका नियम होता है कि उसे बाहर से छूना नहीं होता है, कि हम हाथ से बॉल एक दूसरे को नहीं पकड़ाते हैं, और यदि किसी की बाजू लग जाती है तो उसे आउट या फाउल माना जाता है। और यदि खेल का नियम बदल दें, कानून बदल दें, जैसा कि क्रिकेट में होता है कि उसमें बैट के साथ बॉल को किक किया जाता है, तो उसके अलग से नियम होते हैं। तो हमने देखा कि नियम बदलने से खेल भी बदल जाता है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि भारत के अंदर अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के, जातियों के और धर्मों के लोग रहते हैं, और उन सब के काम धंधे भी अलग अलग हैं। एक ही स्थान पर अनेक समुदायों के लोगों के रहने से कभी कभी ये संभावना बन जाती है कि उनके धर्म को लेकर या उनके काम धंधे को लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये लड़ाई झगड़ा उनके बीच में ना हो, इसके लिए कुछ कानून बना दिए जाते हैं। और इस कानून को जब बनाते हैं तो सभी धर्मों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। इन कानूनों को बनाते समय ये देखना होता है कि कोई धर्म छूट ना जाए या किसी धर्म का नुकसान ना हो और बाकी धर्मों का फायदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी धर्मों को ध्यान में रखकर, सभी समुदायों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि कानून क्यों बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी समुदाय हो या कोई भी समाज हो, उसमें लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। कोई दूसरा समुदाय या दूसरा समाज उनका शोषण न कर सके। दूसरों के अत्याचारों से बचने के लिए और शोषण से बचने के लिए कानूनों का होना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे क्या कानून सबके ऊपर लागू होते हैं। जैसा अभी हमने उदाहरण लिया था और उस उदाहरण में ये बताया गया था कि समाज के अंदर कई समुदायों के लोग रहते हैं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए जाते हैं। तो अब समाज की या समुदाय की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये सभी समुदायों के लिए है, समाज के सभी लोगों के लिए है।
समाज के सभी लोगों को इन कानूनों का पालन करना पड़ता है और इन कानूनों को ध्यान में रखकर ही कार्य करना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ता है तो उसको सजा देने का भी कानून बनाया जाता है। इसी तरह से भारत आजाद होने से पहले 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, जो हमने पिछले लेसन में भी बात की थी भारतीय संविधान में, और संसद हमें क्यों चाहिए उसमें भी हमने पढ़ा था कि संविधान को बनाने वाले जो 300 लोग थे, वो जब संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने इस बात को विशेष ध्यान में रखा था कि कानून की नजर में सभी लोग समान होने चाहिए या कानून सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए। संविधान बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो समाज के ऊपर अपनी मनमानी न चला सकें। हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के कानून हैं वो किसी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे कोई नेता हो या कोई साधारण नागरिक हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, कानून सभी के लिए एक जैसे हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी कानून का उल्लंघन एक गरीब व्यक्ति ने किया है और उसी कानून का उल्लंघन एक अमीर व्यक्ति ने किया है, तो दोनों को एक जैसी सजा देने का प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर कि जो सजा गरीब व्यक्ति को मिलेगी वही अमीर व्यक्ति को मिलेगी। इसी तरह से अगर यही कानून कोई सरकारी नेता तोड़ता है या कोई मंत्री तोड़ता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो उस गरीब व्यक्ति को मिली थी। इस तरह से हमने देखा कि जो कानून है जो भारतीय संविधान के अंदर बनाए गए हैं वो देश के सभी लोगों के लिए एक समान है। अब हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि क्या ये कानून हमेशा से ही बने हुए हैं, तो इसका आंसर तो हम जानते ही हैं कि ये कानून हमेशा से नहीं बने हुए हैं और ये कानून भारत आजाद होने के बाद ही लागू हुए थे। उससे पहले हर क्षेत्र का अपना अपना कानून होता था, यानी कि भारत आजाद होने से पहले जो भारत की स्थिति थी वहाँ पर सभी क्षेत्रों में अलग अलग कानून होता था। और ये भी कह सकते हैं कि देश के जो विभिन्न लोग होते थे, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंचा, कोई नीचा, अगर उन सब ने एक ही प्रकार की गलती की है लेकिन उनको सजा अलग अलग तरह की दी जाती थी। सबसे ज्यादा सजा सबसे गरीब व्यक्ति को दी जाती थी। और जब भारत में अंग्रेजों का राज था यानी औपनिवेशिक शासन था, तो उस समय सजा देने में ये जो भेदभाव होता था ये तो खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने कई बार ऐसा भी कर दिया कि बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया या उनको जेलों में बंद कर दिया। ऐसा हमें 1919 के रोल्ट एक्ट में देखने को मिला था, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी मनमानी की थी। इस कानून के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल दिया था। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कानून का विरोध किया था। 10 मार्च 1919 को यह रोल्ट एक्ट लागू कर दिया गया था। इस कानून का सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया। जब लोग विरोध कर रहे थे तो 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया कि सभी लोग इकट्ठा हुए। जब अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर को ये पता चला तो वह सेना की टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गया और उसने अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। ये जो चित्र दिखाया गया है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का ही है।
तो इस घटना के माध्यम से हमने ये देखा कि भारत आजाद होने से पहले जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने चुपचाप लोगों को जो सभा कर रहे थे उनके ऊपर इतना बड़ा कांड कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया कि उन्होंने कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी उनको मार डाला। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ही जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो संविधान को लिख रहे थे, उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि सरकार के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोगों को, बेकसूर लोगों को मार ना सके। क्योंकि जब व्यक्ति के हाथ में देश चलाने की ताकत आ जाती है तो वह कई बार मनमानी करने लगता है, तो उसकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए कानूनों का होना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने जो लेसन पढ़ा है उससे आप समझ गए होंगे कि कानून का शासन किसे कहते हैं, और कानून का उल्लंघन करने का कोई उदाहरण भी आप दे सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप समझ चुके हैं। अब कानून के बारे में कई लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, कि सबसे पहले अंग्रेजों ने कानून बनाए थे। लेकिन इतिहासकारों का इस बात पर काफी विवाद चला है। इस विवाद के कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो औपनिवेशिक कानून मनमाने उस पर आधारित था, और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये अभ्यास के प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। 1870 का जो राजद्रोह एक्ट था, वो अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का ही उदाहरण था। कानून में राजद्रोह की परिभाषा भी आप जान चुके हैं। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसको मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ये राजद्रोह की परिभाषा है कि उनको देश का दुश्मन समझा जाता था, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था। इसी कारण से अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में इतना बड़ा हत्याकांड किया था। हमने अपने इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेजों की मनमानी से बचने के लिए देश के विभिन्न लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जो 1857 का आंदोलन था, और उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया था। इस संघर्ष का जो आधार था वो था समानता, कि वो लोग समानता के लिए लड़ रहे थे कि सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको सबसे बड़ी सजा मिलती थी, जबकि उसी गलती के लिए अमीर लोगों को कम सजा मिलती थी। तो जो वो आंदोलन चला था 1857 में, वो समानता के लिए लड़ा गया था कि देश की सभी चीजों पर सभी लोगों का बराबर हक होना चाहिए। लोग ये चाहते थे कि जो कानून बनाए जाएं वो उनका पालन करना लोगों के लिए मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कानून न्याय पर आधारित होने चाहिए। अगर सभी लोगों को बराबर न्याय मिलेगा तो लोग उनका खुशी खुशी पालन करेंगे। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में भारतीयों को भी सम्मान की नजर से देखा जाए, और जो भारतीय न्यायाधीश होते थे वो पहले से ज्यादा फैसला लेने में रुचि लेने लगे। इस तरह कानून के विकास में उस स्थान के लोगों ने भी योगदान दिया। इसके बाद इन कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया। ये सभी कानून हाथ से कलम से लिखे गए थे एक दस्तावेज पर, और इस दस्तावेज को ही संविधान कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान किसे कहते हैं। हम समझ गए कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के और उस देश के सभी तरह के कानून लिखे होते हैं। संविधान बनने के बाद भी, यानी देश आजाद होने के बाद जब इस संविधान को लागू किया गया, और लागू करने के बाद भी कई कानून बनाए गए, नए कानून बनाए गए, और उन कानूनों को इस दस्तावेज में लिख दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी नए कानून बनाने की जरूरत पड़े तो हम उस कानून को बनाकर और इस संविधान के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं।
और ये कानून बनाने का कार्य संसद करती है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, जिसका नाम था हमें संसद क्यों चाहिए। उस लेसन में हमने पढ़ा था कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। किसी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले जनता उस कानून की आवाज उठाती है, जनता अपनी समस्या बताती है। जनता के पास जो समस्या बताने का तरीका है वो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों और मैगजीन आदि के द्वारा अपनी समस्या बता सकती है। इसके अलावा वो सभाएं बुलाकर भी अपनी समस्या का प्रदर्शन कर सकती है। ये समस्याएं जो लोगों के प्रतिनिधि संसद में बैठे होते हैं वो उन समस्याओं को सरकार का ध्यान खिंचवाती है और सरकार को कानून बनाने के लिए जोर डालती है। उस कानून पर जब संसद के दोनों सदनों में सहमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कानून बन जाता है और उसको संविधान में लिख दिया जाता है। इस तरह से सभी कानून बनते हैं। उदाहरण के लिए हम घरेलू हिंसा कानून की बात करते हैं। ये चित्र दिखाया गया है, इसमें कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। वो इस कानून के बनने पर खुशी दिखा रही हैं कि इस कानून के बनने से अब सभी औरतों को एक सुख की सांस मिलेगी। इन चित्रों के माध्यम से एक कहानी बताई गई है और इसमें दिखाया गया है कि जैसे ये 2 औरतें पुलिस विभाग में जाती हैं और अपनी समस्याएं बताती हैं। एक औरत बताती है कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है और दूसरी एक बुजुर्ग महिला है, वो ये बताती है कि उसके जो बहू बेटे हैं वो उसको बहुत परेशान करते हैं और उसे घर से निकल जाने के लिए भी कहते हैं। अब ये दोनों औरतें पूछती हैं कि क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो उनकी समस्या का समाधान हो सके। देश के अंदर ऐसी और भी बहुत महिलाएं थी जो ऐसी परेशानियों से ग्रस्त थी। धीरे धीरे औरतों की ये समस्या सरकार तक पहुंच गई और इस पर कानून बनाना जरूरी समझा गया। 2005 में इस कानून के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप क्या होता है? एक कच्चा नक्शा तैयार करना, और वो सभी को दिखाया गया कि पूरे देश में स्थान स्थान पर इसकी चर्चा होने लगी, इस नक्शे की, इस प्रारूप की। अगर किसी को इसके अंदर कोई कमी नजर आई तो उन्होंने इस कमी को दूर करवाया और आखिरकार ये 2006 में कानून बनकर लागू हो जाता है। और इस कानून के अनुसार जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें पीड़ित माना जाता है। और इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि घर की जितनी भी जमीन जायदाद होती है उस पे पत्नी और बेटियों का समान रूप से अधिकार होगा, जितना कि पिता और बेटे का होता है। ये कह सकते हैं कि घर की जितनी भी जमीन जायदाद है उसमें घर के सभी सदस्यों का समान अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। ये वे कानून होते हैं जो संवैधानिक रूप से तो वैध होते हैं, यानी कि संविधान के अनुसार तो ये कानून सही होते हैं, लेकिन लोगों को ये कानून रास नहीं आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो वे लोग इन कानूनों का विरोध करने लगते हैं। लोग अपना विरोध रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से करते हैं। लोग अपनी असहमति दिखाकर कई बार संसद को दोबारा कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं कि संसद ने एक बार ऐसा कानून बनाया जिसके अंतर्गत जो नगर पालिका की जमीन होती है, जैसे सड़कें और सड़कों पर बना हुआ फुटपाथ, तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान नहीं चला सकता या अपनी रेहड़ी नहीं लगा सकता। इसलिए सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर अपनी दुकानदारी नहीं चलाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि शहरों में ऐसे लोग लाखों की संख्या में होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं और ये कार्य उनकी रोजी रोटी का साधन होता है। इसलिए उन्होंने इस कानून का विरोध किया और सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ा। कई बार लोग कानूनों का विरोध करते हुए कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं और अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। इस लेसन को पढ़कर हमें ये समझ आ जाता है कि देश के अंदर जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों में देश के नागरिकों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है कि सबसे पहले लोग ही अपनी समस्याओं की आवाज उठाते हैं, बाद में सरकार उन समस्याओं पर सोच विचार करके कानून बनाती है और लागू करती है।
यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। और इस बुक के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उन लेसन्स को भी देखिए, पढ़िए और वीडियो देखिए, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक जीवन के जितने भी पाठ है उन पाठों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है कि जब पिछली चीज समझ आएगी तो अगली चीज समझ आएगी। अगर आपने पिछली चीज नहीं समझी है तो अगली चीज भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आप सारी वीडियोस देखें और समझें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।